एलन मस्क। इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आयरन मैन, मार्स पर जाने का सपना देखने वाला एक विजनरी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, या फिर एक ऐसा हीरो जो ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं, या एक विलेन जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनके बचपन के उस ट्रॉमा को जिसने उन्हें इतना टफ बना दिया, उनके डीमन मोड की रियलिटी और ट्विटर को खरीदने के पीछे का असली पागलपन। कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका में। आइजैक्सन बताते हैं कि इलॉन का बचपन कोई अमीर घर के लाडले बच्चे जैसा नहीं था। वो काफी पेनफुल था। इलॉन को स्कूल में बहुत बुरी तरह बुली किया जाता था। एक बार लड़कों के एक ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और तब तक मारा जब तक उनका चेहरा सूजकर गुब्बारे जैसा नहीं हो गया। उन्हें हफ्तों हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन इलॉन के लिए असली नर्क स्कूल नहीं, उनका घर था। उनके फादर एरल मस्क एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मैनिपुलेटिव इंसान थे। जब इलॉन हॉस्पिटल से घर लौटे तो उनके पिता ने उन लड़कों को ब्लेम नहीं किया, बल्कि इलॉन को ही डांटा। उन्हें घंटों खड़ा रखा और कहा कि तुम लूजर हो, तुम वीक हो। आइजैक्सन लिखते हैं कि इलॉन के अंदर आज भी वो डरा हुआ बच्चा कहीं ना कहीं जिंदा है। उनके फादर ने उनके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि दुनिया एक वॉर जोन है और अगर तुम सख्त नहीं बनोगे तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। यही वो मोमेंट था जहां इलॉन के अंदर एक हार्डकोर इंसान ने जन्म लिया। उन्होंने अपने इमोशंस को स्विच ऑफ करना सीख लिया। यही वो चीज है जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस बनी। इलॉन का साइकोलॉजिकल मेकअप समझने के लिए एक और किस्सा जरूरी है। साउथ अफ्रीका में एक वेल्ड स्कूल होता था जो बेसिकली जंगल में सर्वाइवल कैंप जैसा था। वहां बच्चों को बहुत कम खाना दिया जाता था और उन्हें लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। वहां बुलिंग इतनी कॉमन थी कि बच्चे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते थे। इलॉन ने वहां सीखा कि अगर कोई बुली करे तो उसे इतनी जोर से मारो कि वो दोबारा उठने की हिम्मत न करे। उन्होंने एक बार एक लड़के को इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो हमेशा के लिए सुधर गया। ये लेसन उनके बिजनेस स्टाइल में भी दिखता है। वो अपने कंपेटिटर्स और क्रिटिक्स को कभी इग्नोर नहीं करते, वो उन पर पलटवार करते हैं। इलॉन अमेरिका आए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई की। हम सब जानते हैं कि उन्होंने Zip2 और पेपाल से करोड़ों कमाए। लेकिन यहां भी सब स्मूथ नहीं था। Zip2 के दिनों में वो ऑफिस में ही सोते थे। उनके पास अपार्टमेंट नहीं था, वो YMCA में नहाते थे। उनका मानना था कि जब आप जाग रहे हैं तो आपको काम करना चाहिए। पेपाल के दौरान एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। जब इलॉन अपनी शादी के बाद हनीमून पर गए हुए थे तो पीछे से पीटर थील और बाकी टीम ने तख्ता पलट कर दिया और इलॉन को CEO पद से हटा दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा बिट्रेयल था। इस इंसिडेंट ने उन्हें ट्रस्ट इश्यूज दिए। उन्हें लगा कि अगर वो कंट्रोल छोड़ेंगे तो लोग उन्हें धोखा देंगे। इसलिए आज वो अपनी कंपनियों में माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। एक आम इंसान होता तो पेपाल बेचने के बाद मिले पैसों से एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता और पूरी जिंदगी चिल करता। लेकिन इलॉन ने क्या किया? उन्होंने अपने सारे पैसे, लिटरली सारे पैसे, दो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर दिए जो उस वक्त पैसा बर्बाद करने की मशीन मानी जाती थीं। पहला, इलेक्ट्रिक कार्स यानी टेस्ला, और दूसरा रॉकेट्स यानी स्पेसएक्स। बुक में साल 2008 का एक बहुत इंटेंस सीन है। दुनिया में रिसेशन यानी मंदी आई हुई थी। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट हवा में ही फट चुके थे। टेस्ला भी बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। इलॉन के पास कैश खत्म हो चुका था। वो अपने दोस्तों से उधार मांग रहे थे ताकि एम्प्लॉयीज को सैलरी दे सकें। आइजैक्सन बताते हैं कि इलॉन रात रात भर नींद में बड़बड़ाते थे, स्ट्रेस की वजह से वॉमिट करते थे। प्रेशर इतना ज्यादा था कि कोई और होता तो टूट जाता। लेकिन यहीं पर इलॉन का वो चाइल्डहुड ट्रॉमा काम आया। वो पेन सहने के आदी थे। उन्होंने कहा था, मैं चबाए हुए कांच को खाने और नर्क की आग में जलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने अपनी आखिरी सेविंग्स दांव पर लगा दी और फिर चौथा रॉकेट लॉन्च हुआ। अगर ये फेल होता तो स्पेसएक्स बंद हो जाती, लेकिन वो सक्सेसफुल रहा। ये इलॉन मस्क की पर्सनैलिटी है। वो रिस्क को मैनेज नहीं करते, वो रिस्क को गले लगाते हैं। उन्हें शांति पसंद नहीं है,
उन्हें वॉर पसंद है। जब सब कुछ शांत होता है तो ईलॉन बेचैन हो जाते हैं। वॉल्टर आइजैक्सन कहते हैं कि ईलॉन को ड्रामा की लत है। जब ड्रामा नहीं होता तो वो खुद ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं। इस बुक का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है डीमन मोड। ईलॉन की एक्स गर्लफ्रेंड ग्राइम्स ने वॉल्टर आइजैक्सन को बताया कि ईलॉन के अंदर कई पर्सनैलिटीज हैं। कभी कभी वो बहुत चार्मिंग होते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन जब काम का प्रेशर बढ़ता है या जब उन्हें लगता है कि कोई लेजी हो रहा है तो उनकी आंखों का रंग बदल जाता है। वो डीमन मोड में चले जाते हैं। डीमन मोड में ईलॉन को किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती। वो अपने एम्प्लॉयज को सबके सामने ह्यूमिलिएट यानी बेइज्जत कर देते हैं, उन्हें तुरंत फायर कर देते हैं, गालियां देते हैं। बुक में एक किस्सा है। टेस्ला की फैक्ट्री में एक बार असेंबली लाइन रुक गई थी क्योंकि एक सेंसर बार बार एरर दे रहा था। ईलॉन वहां पहुंचे। उन्होंने इंजीनियर से पूछा, यह सेंसर यहां क्यों है? इंजीनियर ने कहा, सेफ्टी के लिए। ईलॉन ने कहा, बकवास, इसे निकाल फेंको। अगर मशीन टूटी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने वो सेंसर हटवाया और प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया। उनका मानना है कि रूल्स और रेगुलेशंस इनोवेशन को धीमा करते हैं। आइजैक्सन कहते हैं कि यह डीमन मोड डरावना है, लेकिन यही वो चीज है जो टेस्ला को आज यहां तक लाई है। ईलॉन कहते हैं, अगर आप लोगों के साथ नाइस बनकर रहेंगे तो आप मार्स पर नहीं जा सकते। सवाल यह है, क्या महान काम करने के लिए इंसान को बुरा बनना पड़ता है? ईलॉन मस्क चीजें कैसे बनाते हैं? चाहे वो रॉकेट हो या कार, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है? आइजैक्सन ने इसे द एल्गोरिदम का नाम दिया है। ये 5 स्टेप्स का फॉर्मूला है जो ईलॉन अपने हर एम्प्लॉई को रटवाते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो इसे ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप है क्वेश्चन द रिक्वायरमेंट्स। चाहे वो रूल किसी ने भी बनाया हो, अगर वो लॉजिकल नहीं है तो उसे मत मानो। अक्सर इंजीनियर्स कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट तो उस डिपार्टमेंट से आई है, लेकिन ईलॉन कहते हैं कि हर रिक्वायरमेंट के पीछे एक इंसान का नाम होना चाहिए जिससे सवाल पूछा जा सके। दूसरा स्टेप है डिलीट। अगर कोई पार्ट या प्रोसेस जरूरी नहीं है तो उसे डिलीट कर दो। ईलॉन कहते हैं, अगर आपको बाद में उसे वापस नहीं जोड़ना पड़ा, इसका मतलब आपने पर्याप्त चीजें डिलीट नहीं की। तीसरा स्टेप है सिंप्लीफाई। चीजों को सिंपल करो। चौथा स्टेप एक्सेलरेट, काम की स्पीड बढ़ाओ। और पांचवां स्टेप ऑटोमेट। जब सब सही हो जाए तब रोबोट्स को काम करने दो। लेकिन ईलन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो अक्सर स्टेप 1, 2, 3 को छोड़कर सीधे स्टेप 5 यानी ऑटोमेशन पर जंप कर जाते थे। टेस्ला मॉडल 3 के वक्त उन्होंने पूरी फैक्ट्री को ऑटोमेट करने की कोशिश की, जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। रोबोट्स काम धीमा कर रहे थे। फिर उन्हें मानना पड़ा कि ह्यूमंस आर अंडररेटेड, यानी इंसान ज्यादा बेहतर हैं। उन्होंने रातों रात रोबोट्स हटवाए और इंसानों को वापस काम पर रखा। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसने पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा हेडलाइंस बटोरी, ट्विटर। ईलॉन ने ट्विटर क्यों खरीदा? क्या पैसे कमाने के लिए? नहीं। क्या पावर के लिए? नहीं, शायद। लेकिन आइजैक्सन की बुक एक अलग ही वजह बताती है। ईलॉन का बेटा एक्जेवियर, जिसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया और अब जेना बन गया है, उसने ईलॉन से सारे रिश्ते तोड़ लिए। वो खुद को कम्युनिस्ट मानता है और उसने कहा, मुझे अमीर लोगों से नफरत है। ईलॉन को लगा कि ये वोक माइंड वायरस है जो स्कूल्स और ट्विटर के जरिए फैल रहा है और उनके बच्चे को उनसे दूर कर रहा है। वो इस आइडियोलॉजी को हराना चाहते थे। ट्विटर खरीदना एक बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन था, जैसे कोई बच्चा गुस्से में महंगा खिलौना खरीद ले। जब उन्होंने ट्विटर का चार्ज लिया तो उन्होंने वहां भी हार्डकोर कल्चर लागू किया। बुक में वो रात का जिक्र है जब ईलॉन ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और बाकी टॉप एग्जीक्यूटिव्स को निकाला। वो चाहते थे कि उन्हें स्टॉक ऑप्शंस का पैसा न देना पड़े, इसलिए उन्होंने ईमेल सर्वर बंद करवाकर उन्हें फॉर काज फायर किया। यह बहुत ही रूटलेस स्टेप था। उन्होंने हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया। उन्होंने कहा, जो हार्डकोर काम नहीं कर सकता वो यहां नहीं रह सकता। आइजैक्सन लिखते हैं कि ट्विटर में इलन को वो प्लेग्राउंड मिल गया जहां वो अपनी मर्जी का खेल खेल सकते थे। उन्हें ड्रामा पसंद है,
और ट्विटर ड्रामा की फैक्ट्री है। एक रात वो ट्विटर के डेटा सेंटर में घुस गए और खुद सर्वर्स की तारें खींचने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि डेटा मूव करने में बहुत देर लग रही है। यह पागलपन है, लेकिन यही इल्लन है। इलॉन की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही कैओटिक है जितनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ। बुक बताती है कि इलॉन को अकेलेपन से डर लगता है। उन्हें हमेशा कोई पार्टनर चाहिए, लेकिन आयरनी यह है कि जिस इंसान को मार्स पर पूरी सिविलाइजेशन बसानी है, वो अपने ही घर में रिलेशनशिप्स नहीं संभाल पाता। उनके 10 से ज्यादा बच्चे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़े, इसलिए वो खुद इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शिवोन जिलिस, जो उनकी कंपनी न्यूरालिंक में काम करती हैं, उनके साथ भी इलॉन के जुड़वां बच्चे हुए, और ये बात उन्होंने ग्राइम्स, जो उस वक्त उनकी पार्टनर थीं, उनसे भी छुपाई। ये दिखता है कि इलॉन रिश्तों में एम्पैथी यानी सहानुभूति की कमी रखते हैं। वो इंसानों को कोड की तरह देखते हैं। उनकी पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स अक्सर कहती हैं कि इलॉन के साथ रहना मतलब एक ज्वालामुखी के मुहाने पर रहने जैसा है। वो कभी भी फट सकता है। इलॉन का विजन सिर्फ गाड़ियां और रॉकेट तक सीमित नहीं है। वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनका मानना है कि अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो इंसानियत को खत्म कर देगा। इसीलिए उन्होंने ओपन एआई की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में सैम ऑल्टमैन के साथ उनकी नहीं बनी और वो अलग हो गए। अब उन्होंने XAI शुरू की है और अपने टेस्ला के रोबोट्स यानी ऑप्टिमस पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसा एआई बने जो इंसानियत का दोस्त हो। न्यूरालिंक भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जहां वो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हैं ताकि हम एआई से पीछे न रह जाएं। बुक के एंड में वॉल्टर आइजैक्सन एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। क्या हम एक ऐसे इलॉन मस्क की कल्पना कर सकते हैं जो चिल हो, जो गुस्सा न करे, जो डीमन मोड में न जाए? शायद हां, लेकिन फिर क्या वो इलॉन हमें इलेक्ट्रिक कार्स दे पाता? क्या वो हमें मार्स तक ले जाने के रॉकेट बना पाता? आइजैक्सन का कंक्लूजन ये है, इलॉन मस्क कोई संत नहीं है। वो फ्लॉड हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए एक क्रेजी और जिद्दी इंसान की ही जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वॉल्टर आइजैक्सन की नजर से। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।